दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, किसी भी कार्य को करने से पहले 3 का बहुत महत्व रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे। हर काम के करने से पहले इन सवालों के जवाब अगर किसी के पास हैं तो निश्चित रूप से उसकी योजना, उसकी प्लानिंग सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ती जाती है। तो किस तरह से ये किया जाए, और यही बात निवेश के मामले में भी लागू होती है। निवेश कब करें, कहाँ करें और कैसे करें, इन सब बातों को लेकर आज हम कार्यक्रम में आपके साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सीके बुट्टन साहब। बुट्टन साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्थिक विश्लेषक हैं। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री अरविंद जैन जी। नमस्कार। अरविंद जैन साहब, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वित्तीय विशेषज्ञ हैं। दर्शकों, आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, हमारे टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं आपके लिए। सीधे इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं 266049 नंबर पर, और भोपाल के बाहर के दर्शक यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर 266049 नंबर डायल करें। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध है 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेशित हैं तो भविष्य के लिए क्या आपकी योजना होनी चाहिए, इस कार्यक्रम में फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं चंचल कुमार बुट्टन जी, आपसे ही। जी। निवेश बहुत व्यापक शब्द हो गया है आजकल, तो बल्कि ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग ऐसा है कि निवेश उनके लिए दैनिक व्यवहार बन चुका है। बिल्कुल। और समय की मांग भी है, ज़रूरत भी है। आपकी नज़र में निवेश क्या है? देखिए, निवेश को मैं एक नए आयाम में देखना चाहता हूँ, और इसलिए देखना चाहता हूँ कि निवेश को अब हमें युवावस्था में देखना चाहिए। और जो वर्ड है युवा, उसको मैं थोड़ा विश्लेषक संधि कर दूँ कि यू से अर्थ है युग, और वाह से निकलनी चाहिए युग में, वो ऐसा निवेश होना चाहिए। युवा से अर्थ है जो युग को वाह की तरफ ले जाए, और ऐसे निवेश की स्थिति में आए कि उसका सारा जीवन स्वयं का तो बहुत आनंदित हो ही, उससे संबंधित लोग भी आनंदित रहें। क्योंकि अगर हम अपने ही सुख के बारे में सोचेंगे और दूसरों के सुख के बारे में नहीं सोचेंगे तो उस निवेश का इतना अर्थ नहीं होगा। और निवेश है ही इसलिए कि आप अपने आर्थिक उन्नति के साथ साथ उसके रिफ्लेक्शन से अपने साथियों को भी आर्थिक रूप से उन्नत करते हैं। और पैसे को जमा करना निवेश नहीं होता, पैसे से पैसा बनाना निवेश है। आप पैसों को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आप उसको मल्टीपल कर पाएँ। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। आजकल हम टीवी में बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और जल्दी से भागने की कोशिश करता है, तो बहुत ख़राब शक्ल बना के बहन बोलती, देखो ना भैया को कैसा है। और 3 सेकंड के बाद उसके मोबाइल में घंटी बजती है और वो देखती है तो उसमें 2100 रुपये ट्रांसफ़र हो गया डिजिटल। तो उससे अरे भैया इतना बुरा भी नहीं है। और ऐसे ही जब माँ अपने बच्चे को बोलती है बुआ जा रही है उनसे पैसे मत लेना, और बुआ उसका मुंह बहुत लटक सा जाता है, और जैसे ही बुआ नीचे उतरती है तो उसके मोबाइल में घंटी बजती है कि 1100 रुपये आ जाते हैं। तो बच्चा बोलते बाय बाय बुआ, बहुत अच्छा हुआ, आप फिर आना। एक्चुअली यहाँ तक का कार्य तो सारी जनता ने कर दिया, और उसकी आगे का कार्य जो है वो ये कार्यक्रम करवा रहा है कि पैसे तो आ गए, अब उसका निवेश कैसे करें। तो ये पैसे छोटे छोटे जो मिल रहे हैं ना, इन पैसों से ही हम निवेश करना सीखें तो बुनियाद यहीं से शुरू होती है, और निवेश को हम नया आयाम दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चंचल कुमार जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और एक नायाब तरीके से निवेश को यहाँ आपने परिभाषित किया। और बहुत सही कहा कि युवा भारत, युवा देश के रूप में विश्व में भारत की छवि है, और युवा के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत की वाहवाही भी हो रही है। तो आपके ये दोनों शब्द हमारे देश के लिए बहुत सार्थक साबित हो रहे हैं। अरविंद जैन साहब, आपको भी बहुत लंबा अनुभव है बाजार का। इस समय करंट सिनेरियो आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है और बाजारों में रौनक इस समय बस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने वाली है। क्या वो रौनक निवेशकों की जेब तक कैसे पहुंचेगी? रौनक, बाजार की रौनक और निवेश, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। उस अगर बाजार की रौनक पे बात करने जाएंगे तो वहाँ तो हम जाके खर्चा करने, बाजार से मेरा मतलब शेयर बाजार से। शेयर बाजार, हाँ जी, हाँ जी, शेयर बाजार की शेयर बाजार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी तो हमारा शुरुआत हुई है। हाँ जी। आने वाले बहुत साल हमारे पास हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति, हमारे देश का नाम और हमारे देश का काम, तीनों ही नए स्तर और नए आयाम छू रहा है। तो ऐसे समय में आपके पास रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी है। जब जब बाज़ार में गिरावट होती है आपको खरीदना है,
जब जब आपको अवसर मिले आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डालना है। आपकी उम्र, आपकी जिम्मेदारियां, इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आपको भविष्य के फैसले कैसे लेना है। जी। अच्छा, एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। जी। तो जल्दी से जल्दी ऐसी कौन सी एज है कि जहाँ से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए? निवेश करने के लिए कोई उम्र नहीं, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी आपके बच्चे अगर गोद में हैं और आप उनके नाम से निवेश करना चालू करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आजकल बाज़ार में चाइल्ड प्लान्स भी हैं, आप उनके नाम से SIP कर सकते हैं, क्योंकि आपको भविष्य में जो भी काम करना है उसके लिए आज से योजना बनानी होती है। और चाहे आपको उनकी एजुकेशन के लिए, चाहे उनकी व्यापार के लिए, व्यवहार के लिए, चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनके फॉरेन टूर्स हो, या घर में अपनी जो जिम्मेदारी निभानी है उनके लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आज से ही करना है। और बच्चों के लिए तो सबसे आइडियल है कि आप जितनी छोटी उम्र में करेंगे उतना बड़ा बैंक बैलेंस उनके लिए बना के छोड़ जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर भुट्टन साहब, अक्सर ये देखा जाता है, अब धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है कि जैसे जो युवा होते हैं जी। जब कमाने लग जाते हैं जी। फिर वो सोचते हैं निवेश के बारे में। जी हाँ। जैसा कि अभी अरविंद जैन साहब ने कहा, तो वो पेरेंट्स के लिए तो वो मैसेज बहुत सटीक है, जी। लेकिन डायरेक्ट युवा जब बड़े होते हैं तब वो समझते हैं, तब से करना शुरू करते हैं। तो आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ ही, भाई पॉकेट मनी तो वो बचपन से लेना शुरू कर देते हैं, उस पॉकेट मनी का कुछ अंश कैसे निवेश में वो डालें? जी जी जी। अभी जैसे जैन साहब ने कहा, मैं उनकी बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा कि बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने की बात की। मैं चाहूँगा कि बच्चों के लिए तो इन्वेस्टमेंट होता ही है, बच्चों को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बच्चों को भी करना चाहिए, तो बहुत बच्चों बढ़िया। को जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल बताए, उस बच्चे के पास पैसे आ गए और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो डिजिटल पेमेंट उसके पास हो गया। अब बच्चे को हमें सिखाना चाहिए शुरू से कि इस पेमेंट जो तुमको मिला है, जो तुम्हें गिफ्ट मिले हैं, जो तुम्हें उपहार मिले हैं, इस उपहार का भी उपयोग कैसे करना है। खर्च करने के लिए नहीं करना है, खर्च करना भी एक वैज्ञानिक विधि है। बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर 200 रुपये मिले हैं तो 50 रुपये तो मैं इसमें बचा के रखूंगा। जिस दिन वो 50 रुपये बचाने की बात करता है, निवेश की घंटी उसी दिन बजती है। बिल्कुल सही। तो बच्चे को शुरू से ही आप बताएं कि ये लो पैसे खर्च करो, हाँ। और उसको देखें कि उसने खर्च कैसे किया। अच्छा, ये भी है एक, इसका एक पक्ष ये भी है कि बच्चे अक्सर जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से जी। किसी गिफ्ट के लिए, कोई आइटम खरीदने के लिए। जी। तो क्या बच्चों में ये मानसिकता कैसे विकसित की जाए कि वो अपने पेरेंट्स से SIP जैसे छोटे इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए भी जिद कर सकते हैं? पूरे घर में आप निवेश के लिए कंपटीशन का माहौल बनाइए, हाँ जी। और ये भी तय करिए कि साल के अंत में जो बच्चा जितना ज़्यादा बचा सकेगा उसको हम उतने ही पैसे और देंगे। तो फिर देखिए वो बच्चा बहुत अच्छे से पैसा बचाना सीखेगा और ये पैसा उसी के काम आएगा। देख लीजिए जैसे बच्चों को उपहार मिलते हैं, रिश्तेदार पैसे दे के जाते हैं, अगर उसको बचाना शुरू करें और बाद में उसके नाम पे ही आप अकाउंट खोल दें। क्योंकि मुझे याद है कि मुझे जब ये दूरदर्शन का ज़माना नहीं था, आकाशवाणी का ज़माना था, तो मैं वहाँ एक आर्टिस्ट के बतौर जाता था और मुझे 20 रुपये का चेक मिलता था। और मैंने स्टेट बैंक में तब अकाउंट खुलवाया था जब मेरा हाथ काउंटर तक नहीं जाता था। मैं इतना छोटा था कि उन्होंने मुझे अंदर आके बोला कि यहाँ आकर आप अकाउंट खुलवाइए। तो आप जब शुरू करते हैं, जब आपके मन में आती है बात कि नहीं मुझे ये जोड़ना ही है, तो आप उसी दिन शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उसकी महत्ता आप जान जाते हैं कि पैसा क्या है। बिल्कुल, छोटी उम्र और बड़े सपने का एक सिद्धांत है। अरविंद जैन साहब, भुट्टन साहब जैसा बोल रहे थे कि अभी वैसे शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए ये माना जाता है कि या तो एडवाइज़र के पास आप जाते हैं, एक क्लाइंट होता है जो निवेश करना चाहता है, लेकिन अगर यही कल्चर, ये सारी बातें एडवाइज़र के ऑफिस में होती हैं, अगर यही मानसिकता हमारे पारिवारिक स्तर पर, जैसे कि सर ने अभी बताया, परिवार में इस तरह का माहौल बने, तो निवेश को आप किस ऊंचाई पर देखते हैं? समाज के लिए भी विकास का एक जरिया है, देश के लिए भी है। मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो गई है जी। जिस हिसाब से आज बाजार में हम लोग खबर आती है हमारे पास कि 16,000 करोड़ की SIP पिछले महीने में हुई। इसका मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें आने लगा है, लोगों की समझ बढ़ती जा रही है और युवा भी बहुत अलर्ट है, क्योंकि जितने नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं वो मेजॉरिटी युवा वर्ग ही खोल रहा है। हाँ। बस इसका मतलब उनके बीच में अवेयरनेस तो आ गई है, लेकिन उनको टूल्स पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सा निवेश कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए, जो आज हमारी थीम है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसके बारे में और संक्षेप में आप बताइए कि शुरुआत कैसे की जाए? मेरा मानना ये है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करें, हाँ, वो ऐसा इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि उनकी अभी युवावस्था है, उनको भविष्य में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जब ज़रूरत पड़े वो उसे आसानी से निकाल सकें, नंबर 1। नंबर 2, कितना भी इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो जिस भी टूल में काम कर रहे हों, लाइक जैसे कि वो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाते हैं पैसा। आज गवर्नमेंट बॉन्ड में आपके साथ एक लिमिट हो जाती है कि इसके पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप पैसा निकाल पाएंगे,
तो उससे बेहतर है कि वे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें, किसी SIP में लगा दें, जहाँ पर आपको अगले दिन ही पैसा या 2 दिन बाद पैसा मिलने की संभावना हो जाती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो पैसा निकाल सकें। जी जी। और क्योंकि पैसा खुद ये जानकारी नहीं होती तो उनको चाहिए कि वो किसी सलाहकार से सलाह ले लें और रिस्क ना लें, नहीं तो फिर उनका मनोबल टूट सकता है। नहीं बिल्कुल, काफ़ी या तो आपके पास इतना ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ संवेदनशील निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें थर्ड ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन लेना अवश्य बहुत लेना जरूरी बिल्कुल होता है और होना लेना चाहिए। ही चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। भाई सेकंड ओपिनियन तो हम ये मान सकते हैं कि परिवार में ही पति पत्नी हैं तो एक दूसरे से बाकायदा सलाह करें, बच्चे भी समझदार उनसे भी सलाह कर रहे हैं, फिर एडवाइजर्स के पास जाकर के जी। सही निर्णय लिया जाए। जी। बुट्टन साहब, निवेश एक बहुत विशाल एक मायने रखने वाला एक शब्द है। जी, जी। हालांकि उसको पैसे के मामले में हम निवेश इन्वेस्टमेंट से जोड़ते हैं, लेकिन निवेश अगर देखा जाए भारतीय संस्कृति और दर्शन में हर जगह निवेश वो है कि जहां आपने किसी चीज को निवेशित किया और भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देखने को मिले, चाहे वो किसी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी हर क्षेत्र में हर मिलते क्षेत्र, हैं। जी। आप जो स्वास्थ्य भी एक तरह से निवेश है कि जैसे कि आजकल यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जी। आपका फोकस यंगस्टर्स पे काफी रहता है जी। कि कॉर्पोरेट में जॉब कर लिया, पढ़ लिख गया, वहाँ बहुत बड़े पैकेज पर वो गए, लेकिन सेहत उतनी ही विपरीत दिशा में जाती है क्योंकि दिनचर्या ऐसी होती जी, है। जी। तो क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि अपनी सेहत के साथ साथ वो अपने जीवन के खुशहाली समृद्धि के लिए आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़ते जाएं? जी, बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा आपने। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था युग, तो युग के प्रवाहित करने के लिए युवाओं का योगदान है और युवाओं को 3 चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, मानसिक स्थिति सबल हो और शारीरिक स्थिति में पूर्ण बल हो। ये बिल्कुल। तीनों चीज़ें जब साथ होंगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो पहली बात तो ये, जब मैं शारीरिक रूप की बात करता हूँ तो इसमें जेनेटिक्स है, वंशानुगत है, लेकिन वंशानुगत आपको जो प्राप्त हुआ है उसको आगे बढ़ाना, व्यायाम करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य को उन्नत करना आपका काम है, आपको उसके प्रति ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक मानसिकता का सवाल है, आपको अपने मानसिक विकास का सवाल है, आपको अपनी मानसिकता को, सेविंग को एज ए प्ले कार्ड देखना चाहिए कि मैं बचत कर रहा हूँ तो ये मेरे आनंद का विषय होने वाला है। तो अपनी मानसिकता में बनाए फिट करें कि ये मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ब्रेड एंड बटर जरूरी है। और तीसरी बात ये है कि आर्थिक सुदृढ़ तब हो पाएगा जब आपकी मानसिकता में ये ऑलरेडी पॉकेट फिट हो जाएगा। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो ये सबल होना और सुदृढ़ होना और बलपूर्ण होना आपको निश्चित रूप से आगे ले जाएगा और आप बिल्कुल, एक बहुत सक्षम व्यक्ति बनेंगे। सही आपने कहा कि कहा जाता है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। Yes. जब दिमाग स्वस्थ रहेगा तो फिर तो दिमाग शरीर भी से स्वस्थ आप रहेगा। पैसे लगाने के लिए फार्मूले तमाम निकाल सकते बिल्कुल हैं। निकालें। तो दर्शकों, निवेश कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल आपको गुमशुदा संबंधी कुछ जानकारी दे दें। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक गणेश गुप्ता की है। इनकी उम्र 20 साल है, गेहुआ रंग है, चेहरा लंबा है, कद 5 फीट है, इकेरा बदन, जीन्स पैंट और जैकेट पहने हुए हैं। रेलवे स्टेशन मुरैना से लापता है। इनके बारे में संपर्क मिलने पर यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश। गुमशुदा संबंधी जानकारी समाप्त हुई। निवेश कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। तो अरविंद जैन साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ शरीर के साथ निवेश के बारे में बहुत बेहतर प्लानिंग हो सकती है। बिल्कुल सही। किस तरह से ये प्लानिंग की जाए? मेरा मानना यह है कि आपको अपनी उम्र और हाँ। अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जी निवेश करना चाहिए। और रोज आज की ज़िंदगी में आपको बस पैसा बचाना इतना मुश्किल काम हो गया है जी हाँ, कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक लमसम निवेश कर सकें। एक चुनौती है वो। चुनौती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जब जब आपको अवसर मिले, स्टॉक मार्केट के माध्यम से, SIP के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से, जो सुविधा आपको मिल सकती है उसमें आप पैसा डालते जाएं। जी, उसमें 3 तरह के लक्ष्य होते हैं कि आपका ग्रोथ मिले इस पैसे से, आपका इनकम रेगुलर अरविंद मिल जैन सके। साहब, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, अमरीश जी भोपाल से। जरूर। हेलो सर नमस्कार। जी, नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये था कि जी। अगर मैं प्रॉपर्टी गेन टैक्स के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें जी कि अगर कम कीमत में कोई मकान लिया और फिर उसे ज्यादा कीमत में सेल करते हैं तो उस स्थिति में कितना गेन टैक्स देना पड़ता है, या उससे कैसे बचा जा सकता है, कैपिटल गेन। जी जी या उसको निवेश करने का सही तरीका क्या है, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी जी,
सवाल करने के लिए धन्यवाद। अरविंद जैन साहब, कैपिटल गेन काउंट जी हाँ, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज एक- होते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी अगर आप कोई भी परचेज करते हैं और उसमें अगर आपको प्रॉफिट आता है तो कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आता है। और उसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप एक सरकारी बॉन्ड ले लें जो NHI और एक हाँ। दूसरा एक और बॉन्ड है, उसके माध्यम से आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, अच्छा। जिसमें आपको 6 साल 6.5 साल का इन्वेस्टमेंट होता है और बाद में वो टैक्स फ्री पैसा मिल जाता है। या उसके इक्विवेलेंट वैल्यू की आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी खरीद कर आप टैक्स बचा सकते हैं। जी देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो थोड़ा वक्त भी लगता है, प्रॉपर्टी है ना, उसमें 6 महीने का सरकार समय देती है। सरकार समय अकाउंट देती खुल है। जाता है एक प्रकार से, उसमें उनका एक पैसा वहाँ मेरे ख्याल से बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट कैपिटल भी गेन खुलता अकाउंट, है, जी हाँ। क्योंकि अक्सर लोग जो पैसा आता है अपने सेविंग अकाउंट है वो सेविंग में डाल देते हैं, तो वो फिर टैक्स के दायरे में भी उसमें आता उसमें है। एक ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलकर हाँ। ये पूरा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें से निकाल तो कर आप बैंक में जाएं और सेविंग अकाउंट भले ही है, आप उनसे कहें कि कैपिटल गेन अकाउंट हमें एक खोलना खोलना है, बिल्कुल। तो वो वहां डाल दें, फिर आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्रॉपर्टी, देखिए कहते हैं ना कि छोटी मोटी चीज तो आदमी मार्केट से खरीद लेता है, लेकिन बिल्कुल, स्थायी प्रॉपर्टी संपत्ति खरीद है। लेते हैं, हाँ। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो हाँ, नमस्कार सर। जी, नमस्कार नंदस्वरूप जी। मैं जानना चाहता हूँ कि निवेश की कौन सी उम्र सही होती है जो हम निवेश करें, दृष्टि अच्छा काम हो सकता है और कैसे करें, तो कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए पहले तो अच्छे काम के लिए कोई उम्र नहीं होती, शुभम भवतु शीघ्रस्य। तो बुट्टन साहब के हाँ, जैसे जी हाँ। जवाब दे चुके कि बचपन से ही होता है, बचपन से ही होता है। क्या-क्या हाँ, सावधानियां भी बिल्कुल, रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है कि बच्चे को शुरू से ही निवेश करना सिखाइए और सावधानी ये रखिए कि बच्चे पर नज़र आप खुद रखिए कि वो किस तरह से उसके निवेश करा रहे हैं, और जब खुद भी ऐसे निवेश की कोई योजना बनाए तो बच्चे को अपना पार्टनर बनाए ताकि वो शुरू से समझ पाए कि मुझे किस तरह से निवेश करना है। दूसरी बात ये है कि आपके पास कितना पैसा है और कितना समय है, उस पैसे और समय के ऊपर सेतुबद्धता करते हुए ही आपको प्लान करना चाहिए। तो उम्र के इसके लिए कोई आयु नहीं है, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि ये निवेश करने के लिए कोई आयु नहीं होती और युवा होने के लिए भी कोई आयु नहीं होती। जब आप युवा की तरह सोचते हैं तो 100 साल में भी युवा होते हैं। बिल्कुल, और जब जागो तभी सवेरा। जब मान जागो लीजिए तब कोई सवेरा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी है, उनको बिल्कुल। अब जानकारी मिल रही है, तो जैसी तो आप बहुत शुरुआत अच्छी कर बात। दीजिए। बिल्कुल। अरविंद जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मेरा कि मेरा मानना ये है कि आपको अगर निवेश करना है और अगर आपने अभी ये प्रश्न उठाया, मतलब आप अभी सोच हाँ, रहे हैं निवेश हाँ, करने के हाँ, बारे जी। में, तो आप जहाँ भी निवेश करें उसमें अपने निवेश के ऊपर सेफ रिटर्न्स की जानकारी जरूर ले लें। आजकल स्टॉक मार्केट में निवेश करने आते हैं लोग बहुत उत्साह के साथ में, जी। लेकिन जानकारी न होने पर उसमें भी पैसे खोते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी उम्र और अपनी जोखिम की क्षमता के अनुसार निवेश करें। आपके लिए इस उम्र में, जैसे आवाज़ से मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी इस Senior उम्र में citizen आपको, है ये। जी, आपको फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए या सरकार की तरफ से जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उनमें से किसी योजना में पैसा डालना चाहिए ताकि आपको फिक्स्ड इनकम मिल सके। जी, एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, बैरागढ़ से महेश चोटरानी जी। जी जी महेश जी। सर ये पूछा जी कि बैंक के अलावा मुझे कहाँ निवेश करूँ जहाँ मुझे रिटर्न भी अच्छा मिले और रिस्क कम से कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो महेश भाई, आपको जो निवेश करना है, आप बैंक के अलावा पूछ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे आइडियल है आपके लिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो उसमें से आप पैसा थोड़ा थोड़ा निकाल के बीच बीच में डाल सकते हैं। अगर आपको जोखिम नहीं लेनी है तो आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालिए और उसका जो ब्याज आ रहा है उस ब्याज को आप SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको सेफ इनकम चाहिए तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं उसमें डाल दीजिए, या फिक्स्ड आजकल इनकम एश्योर्ड प्लान्स आने लगे हैं, तो आप उसमें से किसी एश्योर्ड प्लान को ले लीजिए जिसमें आपको कुछ सालों के लिए नियमित रूप से पैसा डालना होता है और उसके बाद आपको नियमित रूप से आपको भी पैसा मिलने लग जाता है। बिल्कुल सही है। और तीनों समय स्कीम आपके आपको लिए चाहिए। देखें, क्योंकि आपको कम समय के लिए चाहिए तो स्मॉल कैप ले लें, मिडिल कैप ले लें, इस तरह से अपने बिल्कुल investment नहीं, को ये बात सही है कि वर्गीकरण रिस्क करें। एज के काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर आप एज ज़्यादा है तो रिस्क कम लें, जी। यंगस्टर्स रिस्क ले सकते हैं, उनके पास पर्याप्त तो मार्जिन रहता है, एज समय सब कुछ रहता है। जी। और बुट्टन साहब कहते भी हैं कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर More गेन। yes। तो रिस्क की तो जीवन ही एक जीवन ही है। रिस्क अगर है आप- अपने आप में, आपकी पर उद्यमिता ही है। सावधानी एक सावधानी महत्वपूर्ण जरूरी है। कवच होता है कि सावधानी के साथ आप हर रिस्क को पार कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, यदि आपका कोई व्यापार है और उसकी अगर इनकम भी हो रही है तो आप निवेश करते टाइम ये ध्यान रखिए कि कहाँ से आपको टैक्स की बचत भी हो सकती है, हाँ। उसको भी आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अच्छा, टैक्स सेविंग स्कीम्स भी हैं, कई हैं, वो क्या क्या स्कीम है और कैसे किस वर्ग के लिए वो सूटेबल रहती है?
देखिए, टैक्स सेविंग तो डिपेंड करता है कि किस आयु का आदमी। आज 20 साल 22 साल का बच्चा भी जो है, अगर किसी आईटी प्रोफेशनल कंपनी में चला जाता है, उसका पे स्केल बहुत अच्छा हो जाता है, अर्निंग बहुत अच्छी है, अर्निंग तो बहुत टैक्स अच्छी हो जाती टैक्स है, पे तो ही फिर स्वाभाविक रूप से उसको टैक्स की बचत उसको भी करनी होती है। तो टैक्स की बचत के लिए आपका पीपीएफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ। मेडिकल अगर आपने नहीं कराया अपना मेडिक्लेम वगैरह, तो आपको एक मेडिक्लेम करा लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। काम कर रहे हैं तो परिवार की देखरेख के लिए पीछे एक टर्म इंश्योरेंस भी ले लीजिए। वो टर्म इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसमें कि आपकी लाइफ की सेफ्टी होती है, और दूसरा होता है कि जिसमें आपको मनी बैक पॉलिसी मिल जाती है, यानी एक समय, नियमित समय के बाद आपको पैसा वापस मिल भी जाता जी। है। तो आप इस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। ईएलएसएस भी एक विकल्प होता है, रियल टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में जो होता है ना, जी वो हाँ। सारे और कुछ इसके टैक्स अलावा भी भी वो टैक्स बचाने के लिए रियल एस्टेट में भी अपने रेजिडेंस के लिए भी हाँ खरीद सकते हैं, जिससे और काफी नहीं, उसके अलावा भी बहुत मकान सारे खरीदें। हैं, जैसे कि मकान किराया है या एजुकेशन लोन वगैरह जो रहते हैं, उसमें बच्चे की फीस के लिए जो नंबर ऑफ, वो तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट से डिपेंड करता है कि डिपेंड आप करता किस है तरह आपकी के आवश्यकता व्यक्ति का- कैसी है। आवश्यकता और आपकी सबकी आवश्यकता पर निर्भर परिस्थिति करेगा। अलग अलग रहती है, और अलग अलग विकल्पों पर उसको जाना जाना चाहिए। चाहिए। जी। सही भी है, क्योंकि अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य, Yes. अपने उत्तरदायित्व, जी, जी। पारिवारिक जिम्मेदारियां, उसके इस तरह हिसाब की- से। उसके हिसाब से आप एक पोर्टफोलियो बनाएं। बिल्कुल। तो आज करंट सिनेरियो में बुटन साहब किस तरह का आप देख रहे हैं कि ये इन निवेश का भविष्य तो नहीं कह सकते, लेकिन निवेश के लिए इस समय निर्णय कौन से उपयुक्त हो सकते हैं? जब हम निवेश के साथ भविष्य शब्द जोड़ते हैं ना, तो हमको ये ध्यान रखना अनिश्चित चाहिए होता है कि, वो तो। yes, कि निवेश आवश्यक है, उसका भविष्य कुछ भी हो, बिल्कुल। उसके बिना हम आगे चल नहीं सकते। और आप उसके लिए मास्टर 5 पॉइंट दिमाग में रखें। हाँ जी, हाँ। पहली बात तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके निवेश प्रारंभ करें। जितना देर से करेंगे आपको उतने ही नुकसान भी होगा, और आपको वो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा जो बिल्कुल। आपको मिलना चाहिए। जैसे मैंने बचपन से ही कहा कि शुरू करें, आपको रिश्तेदार उपहार देते हैं, उसी को बचाना सीखें। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये पहले खुद तय करें कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और ये कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी पर, आप कितना कमाते हैं, आपकी कितनी मानसिक रूप से कितनी आय आपके पास है, उसमें से कितना आप सेव कर सकते हैं। अगर आप सोचें कोई आपको ये लालच दे कि आपको डबल हो जाएगा पैसा, तो क्या आप पूरी तनख्वाह तो उसमें नहीं दे देंगे? नहीं। तो आपको तय करना पड़ता है कि आप उसमें कितना, अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से कि कितना निवेश करना है जी। और उसके लिए आप एक निवेश खाता खुलवाएं। निवेश खाते का कोई डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उसके लिए आप एक रिकरिंग अकाउंट खोलें और उसमें छोटी छोटी रकम डालते रहें, और जब वो आप उसका मियाद खत्म हो जाए तो उस पूरी कुछ बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दें। या ये भी हो सकता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको आप एसआईपी में डालते रहें, तो आपका मूल रकम उतनी ही रहती है, और एसआईपी में डाले गए जो अमाउंट है उसका भी आपको इजाफा होने लग जाता है। और चौथा पॉइंट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं, एक रणनीति बनाएं, जिससे कि आप समय, आपके पास उपलब्ध धन और आपको कब चाहिए उसके बीच में एक पुल बना सकें। जब ये उसके पुल बनेगा तो आप काफ़ी मजबूत रहेंगे। और पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले सर्वे करना चाहिए कि आपको कौन सा अल्टरनेटिव लेना है, क्योंकि निवेश करने के असंख्य विकल्प हैं। कौन सा विकल्प आपको सूट करता है, कौन सा विकल्प आपकी समझ में है, कोई ऐसा विकल्प मत चुनिए जो आपको समझ के भी बाहर हो, फिर आप हमेशा एक हेडेक पाल के रहें, सरदर्द हो आपका कि मेरा पैसा गया तो कहाँ गया। तो आप आसान समझने वाला ही इन्वेस्टमेंट करें और hमेशा उसके ऊपर एक तीखी नज़र रखें और अपनी सीक्रेट्स को शेयर ना करें। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन एज फैक्टर बहुत है। आप जितनी अर्ली एज में, जैसे बीमा क्षेत्र में हम देखते हैं कि उम्र के हिसाब से प्रीमियम आती है, उनकी किस्त जो आती है, जितनी कम उम्र उतनी कम, है ना। अरविंद जैन साहब, किस तरह से ये जो प्लानिंग की जाए ताकि कुछ उसका जीवन सुरक्षा भी, स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सके और निवेश भी हो सके। दूसरी बात ये कि जैसे अब डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको विधिवत निवेश की पूरी जानकारी लेने के बाद करना चाहिए, लेकिन इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि किस लिए आप कर रहे हैं निवेश, आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। किसी को गाड़ी के लिए, किसी को मकान के लिए, या किसी को अपने और दूसरे संसाधन इकट्ठा करने के लिए करते हैं, तो जिसे गोल कहते हैं। गोल कैसे बनाया जाए, क्या महत्व है गोल का? देखिए, पहली बात, जब हम निवेश की बात करते हैं तो हम उसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा। एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है सेफ इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है इनकम इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, थोड़े लंबे समय के लिए होता है। जिसमें कि आपने गोल की बात की
कि साहब मुझे कल को मेरे बच्चों की शादी करनी है, मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए करना है, मुझे मकान बनाना है, मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मुझे गाड़ी लेनी है। हाँ। ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा डालना है, जिसमें कि नियमित रूप से आप पैसा डालते जाएंगे और एक पर्टिकुलर समय के बाद उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, आप उसको अपना गोल अचीव कर लेंगे। दूसरा होता है सेफ इन्वेस्टमेंट, कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि ज़रूरत पड़ने पर उसको निकाल भी पाऊँ। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम सेफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि मिडिल टर्म के लिए होते हैं। एक हो गया लॉन्ग टर्म, एक हो गया मिडिल टर्म। तीसरा होता है इनकम के लिए। एक एज आने के बाद आप रिटायर कर दिए जाते हो, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, तो आपको उस समय पर इनकम मिले, एक रेगुलर इनकम आपके हाथ में आती रहे, उसके लिए आपको कुछ ऐसे सेपरेट बॉन्ड्स में या ऐसी स्कीम्स में पैसा डालना चाहिए जिससे आपको नियमित आय होती रहे। ये आपके निवेश के 3 फॉर्मूले बनते हैं। हाँ। अब उसमें आपको ये चुनना होता है कि मुझे कब किस उम्र में कौन से काम चालू करना है। बिल्कुल सही है जी। बुटन साहब, आर्थिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है और बढ़ती जा रही है अब। जी। इसके समाज पर क्या सकारात्मक परिणाम आप देखते हैं? समाज का स्वास्थ्य ही इस पर डिपेंड करता है कि निवेश का स्वास्थ्य क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग पैसा कमाने पर जोर देते हैं। हाँ। कि पैसा कमाना है, उस पर सारा केंद्रित कर देते हैं अपने आप को, लेकिन कमाना मुश्किल है, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल मैं समझता हूँ उसको खर्च करना सही मद में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए ये तो कमाने की नहीं, खर्च करने खर्च की करने के एक बाद। सकारात्मक सोच कैसे आप देखें? देखिए आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी प्रमोशन से पहले कुछ टेस्ट के डिज़ाइन बदल गए हैं। हाँ। आईटी सेक्टर में भी ऐसा होने लगा है कि एक जिसका प्रमोशन होना है, कितने भी हाई रैंक आदमी हो, उसको 50,000 या 20,000 रुपए दिए जाते हैं सुबह 8 बजे। हाँ। और उसको रात के 8 बजे तक उसने क्या खर्च किया, उसको क्या प्लान किया, हाँ। उसका एग्जाम लिया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जागरूकता कितनी ही बारीक तरीके से देखी जाती है जी, कि जी। पैसों को कमाना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपने उसका खर्च कितने सेगमेंट में किया, कितने हिज्जों में किया और उसकी कितनी उपादेयता आपने प्राप्त की और उसकी कितनी महत्ता थी, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ठीक वैसे ही है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना। बिल्कुल। और ये इस तरह से जीना सिखाने की वाली जो बात है वो ऐसे प्लान से ही आती है। आजकल हम लोगों को खर्च करना सिखाते हैं। आप देखिए विदेशों में जब बात करेंगे तो वहाँ सेविंग का कोई एटीट्यूड नहीं है, जी। वहाँ केवल एक्सपेंडिचर बेस्ड कंट्रीज़ हैं। अगर वहाँ आप रह के खर्च नहीं करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। और शायद भारत भी आजकल एक्सपेंडिचर मोड पर जा रहा है। आप जितना खर्चा करेंगे देश की उतनी उन्नति होगी, उतना रोजगार मिलेगा हमको लोगों को, बिल्कुल, और बिल्कुल। लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ। एक गिल्ट फंड भी अक्सर नाम सुनने में आता है, जैसे कि रिस्क की बात आ रही है, तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं या जिन्हें लेना भी चाहिए, रिस्क ज़्यादा नहीं वो गिल्ट फंड उनके लिए क्या बेहतर साबित होते हैं? निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उन्हीं को गिल्ट फंड कहा जाता जी, है। जी। और उसमें आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है, और चूंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं इसलिए उसमें जोखिम किसी भी प्रकार की नहीं होती। अभी जो गिल्ट फंड्स हैं उनका एवरेज रिटर्न 6.5% से 7% के बीच में आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा निवेश है। तो किस तरह से ये खरीदे जाते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप सारे बैंक बेचते हैं, सारे ब्रोकर्स आजकल बेचने लगे हैं, इसलिए आप किसी भी एक अच्छे ब्रोकर से संपर्क करिए। शेयर ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, उससे ब्रोकर से बात करिए। एडवाइज़र से ज़रूर आपको सलाह दें, सलाहकार एक सलाहकार से, वो तो स्वाभाविक रूप से अगर आप अच्छे ब्रोकर के पास जाते हैं तो अच्छे क्योंकि- सलाहकार मिल ही जाते हैं आपको। क्योंकि सामने उसके इतने सारे विकल्प रहते हैं। जैसे एक फील्ड में मान लीजिए वो जाना चाह रहा है एक सेक्टर में, तो वहीं उसके साथ वैरायटी बहुत मिलेगी उसको, बिल्कुल। है ना? तो इस उनका चयन कैसे किया जाए? इसमें एक और भी इजाफे की बात है कि आजकल एक बड़ी सुविधा आ गई है। हाँ। आपके पास एक गूगल महोदय हैं, वैसे और भी हाँ, बहुत से बिल्कुल, साधन हैं। बिल्कुल। वो आपको 10 दिन से लेकर 10 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स का हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, उसका कोर्स करवाते हैं। अच्छा, आप उसका अच्छा। कोर्स करिए, और कोर्स करने के बाद आप इतने कम से कम परफेक्ट हो जाइए कि कोई आपको बेवकूफ़ तो ना बना सके। ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट नहीं बनेंगे, फाइनेंशियल बेसिक इंटेलेक्ट तो नहीं आपकी पाएंगे, समझ में आ लेकिन जाएगा। आधारभूत बातें तो आपको पता आधारभूत चलेगी मान लो और किसी- संरचना को समझ पाएंगे आप। जी, मान लो किसी आप एडवाइजर के थ्रू भी काम कर रहे हैं, हाँ। तो आपको ये भी पता रहता है इसके माध्यम से, गूगल के माध्यम से, कि वो आपको सही सही दिशा में advice ले दे रहा रहा है है, कि नहीं ले आपको जा किसी रहा है। एडवाइजर से भी एडवाइस लेते हैं तो आपको कोई सवाल उससे करना पड़ेंगे, और है ना, वो जब आपके समाधान करेगा, लेकिन वो सवाल करने के लिए भी आपके आपको पास इतना यहाँ- बौद्धिक वही- स्तर वही होना मेरा चाहिए बात। कि क्या पूछें, जी। कैसे पूछें और तो कब ये- पूछें। तो ये इसलिए- बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए भी अपने पास काफी सारे कोर्सेज हैं, हम मतलब कर होमवर्क करके ही आप जाएं, एडवाइजर के yes, पास जाएं, बिल्कुल। तब तो वो उसको भी लगेगा कि भाई इनको भी आता है, जानकार इतना लोग, बेसिक तो हाँ। जानकारी है, तो वो आपको सही उचित सलाह देंगे, और वो इशारे में आप समझ भी जाएंगे वो क्या कहना चाह रहे बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। जी। तो जिस समय आप देख रहे हैं अरविंद जैन साहब की म्यूचुअल फंड SIP का मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम किया है,
और इंडेक्स तो हमारा देखिए बिल्कुल एक रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। क्या कारण आप मानते हैं इसके? युवा वर्ग बहुत पैसा लेके मार्केट में आ गया है। अच्छा अच्छा। दूसरा बीच में तो अभी तो खैर ब्याज दरें काफ़ी बढ़ गई हैं, नहीं तो जी बीच में ब्याज दरें, बैंकों की ब्याज दर इतनी कम हो गई थी कि लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं था। तो स्टॉक मार्केट में दो ही तरीके से निवेश होता है, या तो आपका ज्ञान इतना अच्छा हो कि आप खुद उसमें निवेश कर लें और अपना पैसे से पैसा बढ़ाएं, या फिर आप किसी एडवाइज़र के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें। और सिर्फ ये पैसा जो आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि रोज़ विदेशी जो हमारे यहाँ FIIs हैं, हाँ। वो रोज़ माल बेच रहे हैं आज की तारीख में। जी। अगर स्टॉक मार्केट से आप थोड़ा सा संबंध रखते हो, जी, वो हाँ। रोज़ माल बेच रहे हैं, लेकिन जितना वो बेच रहे हैं उतना ही हमारे यहाँ के लोग रोज़ खरीद लेते हैं। मतलब अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं सक्षम कि हो अब हम गए। उनके भरोसे नहीं है। मतलब स्वावलंबी भारत यहाँ देखने को मिलता है वहाँ भी। और काफी इसीलिए- स्ट्रांग क्रय शक्ति हो गई। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो आने वाला 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय है, वो हाँ। गोल्डन पीरियड होने वाला है भारतीय बाजार के निवेश का। बिल्कुल। जी। तो तो अगर क्या आपने अभी तक ये- निवेश नहीं किया है तो निश्चित तौर पे आज से शुरू करें। अभी करिए। बिल्कुल। तो क्या ये अभी उपयुक्त समय है कि बिल्कुल। आप निवेश के लिए आप तैयार हो जाओ, निवेश शुरू कर दें? बिल्कुल 100%। क्योंकि आपने कहा गोल्डन पीरियड होना, तो अब निश्चित रूप से और ऊंचाई पर जाएगा और महंगे में रखना तो सुविधाजनक और फायदेमंद होता है, खरीदना महंगे में फायदेमंद उतना नहीं होता। जब मंदी का दौर होता है तो वो खरीदने के लिए उपयुक्त होती है। 100% है। जब जब बाजार गिरे, आप अपने बजट और अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में करें, गोल्ड भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बीच बीच में। नहीं, वो तो बिल्कुल, ये हमारे सिद्धांत ही है कि उसको डाइवर्सिफाइड करके करना चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में करना चाहिए। बिल्कुल, बुल्टन साहब कि ताकि- आदमी को अपनी आय का कितने भागों में विभाजित करके कहाँ कहाँ वो निवेशित करें। देखिए, मैं क्योंकि शिक्षक रहा हूँ, जी हाँ। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को जैसे ही वो डिप्लॉय होते हैं तो पहले दिन ये बोलता हूँ कि इसमें से 40% निकाल लेना। तो ये 40% आपका सेविंग है। बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं, हाँ। और जो नहीं करते तो बाद में शायद पछताते हैं। तो जिन्होंने फॉलो किया वो आज बहुत अच्छी स्थिति पर हैं और बोलते हैं कि टीचर्स हमको बताते नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टीचर केवल क्लास में कोर्स पढ़ाने के लिए नहीं होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो बच्चा आपका अपना बच्चा है, आप उसके सर्वांगीण विकास के लिए हर एक पक्ष पर उससे बात कीजिए ताकि वो आपसे अटैच रहे और आपकी महत्ता बढ़े कि टीचर क्या होता है उसको पता चले। और ये जो जितने भी देश आजकल तरक्की कर रहे हैं उसमें भारत का नाम अग्रणी है। जब किसी देश में संरचनात्मक ढांचे में ज़्यादा तेज़ी से प्रमोशन होता है, तो अभी जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत गोल्डन पीरियड है कि आप इन्वेस्ट करिए, आपको बदले में जो उपहार मिलेंगे इनकम के वो आपको प्रसन्नचित्त कर देंगे। बिल्कुल सही है। अरविंद जैन साहब जो ऑलरेडी निवेशित हैं, तो उनको इस करंट सिनेरियो को देखते हुए क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे हैं जो स्विच भी करना चाह रहे हैं या एग्जिट होना चाहते हैं, या वो सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो वो किस तरह से उसका विश्लेषण करें और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर क्या उचित निर्णय ले सकते हैं? मेरा मानना ये है कि बाज़ार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको डरना चाहिए। अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, बल्कि जब जब बाज़ार गिरता है, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, जैसे कि मुझे कोई ज़मीन नहीं खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, मुझे गोल्ड नहीं खरीदना है, तो आपको इसी बाज़ार में रहना चाहिए। निवेश करने के लिए आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, आपके पास PPF है, आपके पास हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म प्लान्स है, ये सारे प्लान्स हैं आपके पास। अगर बिल्कुल। इनमें से आपने नहीं ले रखे हैं तो आपको लेना चाहिए, और अगर ले रखे हैं ऑलरेडी तो आपको अभी आज की तारीख में शेयर बाजार बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको इसी में निवेशित रहना चाहिए। बिल्कुल, कई थोड़ी सारे सी जोखिम, एक बात हाँ। पूरी कर लूँ, थोड़ी सी जोखिम बचाए बिल्कुल। रखने के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करके रखें। अच्छा, उसमें डेब्ट फंड्स में थोड़ा सा पैसा डाल के रखें। डेब्ट फंड्स वो होते हैं जब शेयर बाजार गिरता है तो डेब्ट फंड्स बढ़ते हैं, ब्याज दर घटती बढ़ती है, तो अच्छा। उसका भी मतलब पोर्टफोलियो बेहतर होता है, तो जी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उसमें भी डाल के रखें। जी। अच्छा, आजकल तो कुछ ऐसे भी फंड हैं जो हाइब्रिड फंड कहलाते हैं, जिसमें एक संतुलन बनाया जाता है जी। इक्विटी और डेट फंड्स का। जी जी, वो फंड किस तरह से परफॉर्म करते हैं? उसमें परसेंटेज होता है, 30% आपका डेब्ट फंड में डाला जाता है और अच्छा। 70% इक्विटी, क्योंकि कभी भी आप काम करेंगे इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होता है। हाँ, तो कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर जब आपका पैसा लगाएगा तो कोशिश करेगा कि आपको इक्विटी बेहतर में रिटर्न दे, हाँ। और वो बिना इक्विटी के नहीं संभव है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, यदि आप समझते हैं इस बाज़ार को, आपकी जानकारी अच्छी है, तो आप खुद भी निवेश कर सकते हैं, और यदि आप नहीं समझते हैं तो अच्छे किसी सलाहकार की मदद से आप इस मार्केट में उतरिए।
बिल्कुल सही है, सलाहकार मतलब मार्गदर्शक। आप तो शिक्षा और शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं डॉक्टर भुट्टन साहब, आपने बहुत लंबी यात्रा इस तरह की आर्थिक विकास की भी देखी है हमारे देश में, आर्थिक विश्लेषक हैं आप। तो जिस तरह से शुरुआत में कुछ आर्थिक रूप से उदासीनता देखी जाती थी, अब वो बदलती जा रही है तस्वीर। जी, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक सिद्धांत है, हाँ, डोंट स्लीप बट वेकअप, ये फाइनेंस के लिए है, सो मत जागो। उसका अर्थ ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी आपने कहा कि जो ऑलरेडी निवेशक हैं, निवेश कर दिया है, पर उनका मतलब ये नहीं कि आपने निवेश कर दिया तो आप सो जाइए, सोइए मत, उसके ऊपर नजर रखिए नजर। और अपने किए हुए निवेश को भी विड्रॉ करके दूसरे निवेश में डालिए अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। वही तो वही सोना मेरा नहीं सवाल है। ये था, बिल्कुल तो सही। इसलिए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक बुक है जो मेरे ही द्वारा लिखी गई है, लेकिन जी। मैंने इसमें बहुत स्ट्रेस किया है अच्छा। कि सो मत जागो। हाँ। आपने जहां जहां जिस पॉकेट में इन्वेस्ट करके रखा है, हाँ। उस पॉकेट से आप अपने आप को अटैच रखो और हमेशा जागते रहो कि इसमें क्या उथल पुथल हो रही है, उसकी जानकारी आपको रहे, समय ताकि वो समय फंड पे- चेंज कर लें आप। समय समय पे अपने पोर्टफोलियो को चेक करते Change, हाँ, रहिए, yes. चेक करते Alertness रहे। हाँ, उस पोर्टफोलियो को चेक करते रहे और उसमें से आप स्विच भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है ये। और ये तो हमारे यहाँ घरों में भी देखा जाता है कि जो लोग, जैसे ग्रामीण परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, जी। गांव में अचार मुरब्बे डाले जाते हैं, तो जो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो बार बार उसको हिलाती रहती थी ताकि वो बिल्कुल दुरुस्त बना रहे। जी। तो आपका जो निवेश भी है उसी तरह से उसको टटोलते रहिए, लेकिन उस पर निर्णय बहुत जल्दी मत लीजिए, स्थिर रहिए। लॉन्ग टर्म विजन की मैं बात कर रहा हूँ अरविंद जैन साहब। तो शॉर्ट टाइम में क्या नुकसान हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म में क्या फायदे हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म होराइजन की बात है जी, लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा तो होता है, लेकिन आपको अपना इन्वेस्टमेंट चेक करना, जैसे कि अभी सर ने बिल्कुल, कहा, बिल्कुल। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को चेक भी करना होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड अगर आपने सुने हो तो बंद भी हो गए आज। हाँ, बहुत सारे फंड्स बंद हो गए, क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। बिल्कुल। तो आपको समय समय पे अपना पोर्टफोलियो चेक करना ही पड़ेगा कि आपने जहाँ जहाँ निवेश किया है उसका आसान फॉर्मूला, जब हम अपने ग्राहकों के साथ या अपने क्लाइंटों के साथ बात करते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स कर लीजिए अपनी लाइफ में जी। कि मुझे इतना परसेंट आ जाएगा तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा बिल्कुल। या उसमें से अपना प्रॉफिट बाहर कर दूंगा। तो हम रेगुलर बेसिस पे सभी को ये सलाह देते हैं कि एक अपना जो भी आपका निवेश है, उस निवेश में से आप समय समय पर निकलते जाइए और उसको री इन्वेस्ट कीजिए किसी नए इंस्ट्रूमेंट में। वही मेरा पहले वाला जो सवाल था इसी भावना से प्रेरित था कि अभी जो अपना पोर्टफोलियो उनका है उसको क्या एक रिवाइज करने का समय है? निर्भर Correct. करता है कि उन्होंने कब इन्वेस्टमेंट किया और किस क्षेत्र में किया है। अच्छा, अगर मान लो आपने एफडी में किया तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, वो 6 नहीं, साल नहीं, की, वो- 5 साल की, 3 साल की वो तो एफडी अलग है। बात है। उसी तरह गवर्नमेंट बॉन्ड में किया है तो कोई चॉइस नहीं, आपका सिर्फ 2 ही जगह चॉइस होती है, या कह लीजिए 3 जगह चॉइस होती है। एक इक्विटी मार्केट होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है, एक यूलिप होता है, यूलिप प्लान्स में होता है, यूलिप ही है। कि उसमें से आप स्विच कर करके देखते जाएं। तो आपको करते रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं एक्चुअली है। मैं इसको, जैन साहब हाँ। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो निवेश करना है ना, ये आशावादी होना है। बिल्कुल। निवेश का अर्थ है आशावादी होना। ये Right. जो आपने ग्रामीण परिवेश की बात की कि अचार डालते हैं उसको हिलाते रहते हाँ, हैं, हाँ। ये बड़ा सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। जी, एक्चुअली निवेश करके आपको घबराहट में नहीं आना चाहिए कि बिल्कुल। मुझे अभी तुरंत उसका परिणाम मिल जाए। हाँ। ये ठीक वैसे ही है कि आप खुद सबको बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी की कोई भरोसा नहीं, अगले पल में नहीं हो सकता, लेकिन आम का अचार पूरे साल भर का डालते हैं। बिल्कुल एक आशा है सही उसमें, यही आशा कि निवेश में है। जी तो हाँ। निवेश आप कर रहे हैं तो उसमें घबराइए मत। निवेश घबराहट का काम नहीं है। अपने स्थिरता को बनाए रखिए और नज़र रखिए पैनी कि कब स्विच करना है, कहाँ डालना है। बिल्कुल सही है। निवेश आपके लिए एक अनुशासन की भावना और एक Yes. सुरक्षा के, आपकी मानसिकता को भी विकसित करता है निवेश उस तरह से। आपके भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है। आश्वस्त। आश्वस्त करते हैं। तो किस तरह से निवेश के लिए सावधानी रखना चाहिए भुट्टन साहब? मैं सिर्फ अभी तो आप जैन साहब ज़्यादा बता सकेंगे उसमें। क्योंकि प्रयास के साथ सावधानी बिल्कुल। फैक्टर भी बहुत जरूरी होता है। मैं सिर्फ, जैसे मैं भी बोल रहा था, पहली तो ये कि आपके हर एक इन्वेस्टमेंट पर बारीकी से नज़र रखिए। हाँ। और दूसरा ये है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन्वेस्ट करिए और जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करने के प्लानिंग को ऐसे लोगों से शेयर मत करिए जो उसको मिसयूज़ कर सके। Misuse कर सके। और अक्सर ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं कि बिल्कुल। आप सबके सामने अपने निवेश की सारी बातें बोलते हैं तो वो आप बाद में नुकसान होता है। नहीं, आर्थिक व्यवहार के बारे में तो बहुत गुप्त ही गुप्त बताया ही जाता है। और आजकल गवर्नमेंट इतनी विज्ञापन भी देती है कि जहाँ भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन भी है, तो काफ़ी आप अपने Digital awareness हाँ, होना इसमें कुछ digital चीज़ें मैं awareness जोड़ना चाहता हूँ। जी। जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था
जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो ऐसी जगह करें कि जब जरूरत पड़े तो आप उसे निकाल सकें। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि liquidity आपने उसमें रहे। liquidity, कल को आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, आप उसको बेच नहीं सकते जल्दी। जी हाँ। दूसरा, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो आपका स्वयं का हो, उधार का नहीं हो। आपकी बचत में से आपने पैसा निकाल के वो लगाया हो, ताकि आप जहाँ समय पड़ने पर वो आपके खुद के लिए यूज़ कर सकें। दूसरा, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी मार्केट में हैं आज जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती आपको, उसमें फिक्स होता है कि 50,000 रुपये लगाकर ही आप ये इस स्कीम में लगा जा सकते हैं, या 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आप इस स्कीम में जा सकते हैं। तो आप निवेश करने के पहले ये जानकारी ले लें कि मुझे अपने निवेश की फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं उसमें। तीसरा, उसका रिटर्न सेफ है कि नहीं, क्योंकि आपने निवेश किया है बचत के लिए, तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके हाथों से ना हो जाए जिसका रिटर्न सेफ ना हो। आजकल बहुत लोग आते हैं फ़ोन पर एडवाइजरी देने के लिए, बहुत लोग ऐसे सूचनाएं भेजते हैं, आप इस प्लान में लगाइए, ये इतने दिनों बाद इतना हो जाएगा। तो आप पहले उसकी रेटिंग तय कर लें, आप उसके रेटिंग के बारे में पता कर लें कि ये जो निवेश हमको समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसकी रेटिंग मार्केट में कुछ उस संस्था के बारे में कुछ पता करना संस्था के है। बारे में कि वो रिटर्न दे पाएगी नहीं दे पाएगी। क्योंकि ऐसे भी अभी अभी में कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें कि बॉन्ड लोगों ने, कंपनियों ने बेचे और बॉन्ड ज़ीरो हो गया जिनकी वैल्यू। बिल्कुल सही है। समय ऐसी कई माहौल बनता है कि प्रलोभन तो बहुत दिए जाते हैं और चमत्कार नहीं होते रिटर्न के मामले में, तो कम से कम जो एक निश्चित समय अवधि है उसके बाद ही होता है। आप लगभग जो कहते हैं ना कि 4 साल में दुगना, 5 साल में, मेरे ख्याल से 8 साल 10 साल से पहले दुगने की उम्मीद नहीं करना चाहिए सुरक्षित निवेश के साथ। सुरक्षित में पीपीएफ अगर है ना आपके 6.5 हाँ। 7 साल में डबल कर देते हैं साढ़े आपको। छः कोई साल कम में से कम 7 से उससे 10 साल का पीरियड रहता है। अगर कोई आपसे कहता है कि 4 साल में 5 साल में दोगुना, तो नमस्ते करके उसको बिल्कुल। अपने रास्ते निकलने दीजिए। आप संस्था की साख देखिए पहले, साख देखिए। जितनी अच्छी साख होगी तभी आप विश्वास करिए। बिल्कुल सही है, किसी नई संस्था में ऐसे इन्वेस्ट मत करिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं। जानकारी नहीं। बुटन साहब, आप तो अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता रहे हैं। तो शब्द आते हैं कि मुद्रास्फीति जी। और मुद्रा संकुचन, जी, तो हम इन्फ्लेशन से उसको जोड़ सकते हैं। तो निवेश करते हैं, निवेश करने का मतलब भी ये नहीं कि आपने कहीं कुछ पैसा डाल दिया और बेफिक्र होके अपने आप में खुश हो रहे हैं कि हम तो निवेश किया हुआ है हमने। जी, जी। तो मुद्रास्फीति के दर को देखते हुए, महंगाई दर को देखते हुए निवेश किस तरह से कहाँ करना चाहिए? देखिए आपने खुद पहले ये बात स्वीकार की है कि नो पेन नो गेन। हाँ, तो अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आनंद भी नहीं होगा। तो ये तो सही बात है कि मुद्रास्फीति के आज की स्थिति में मुद्रास्फीति को हम इतना नेगेटिव तरह से नहीं देख रहे हैं। नहीं आजकल तो देख- हमारे बाजार बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो इस दृष्टि में अगर आज के पर्यावरण को देखें तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो हमेशा ये मत सोचिए कि हम केवल सेफ इन्वेस्टमेंट ये लें जिसमें हमें कोई परेशानी ना हो। थोड़ी परेशानी लेकर अगर परेशानी के अनुपात में ज़्यादा फायदा मिलता है उस परेशानी को लीजिए, आप उस दर्द को आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ही इसका आनंद मिलने वाला है। बिल्कुल। और मेहनत कश के लिए तो वेदना ही आनंद में बिल्कुल। बदलने की उनके अंदर क्षमता होती क्षमता है, होती तो है। उसमें भी आनंद है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे अरविंद चंद साहब कि कई कंपनी ऐसी हैं कि जो आज अस्तित्व में नहीं है, कभी थी। तो निफ्टी 50 काफ़ी कुछ आपको इसमें मार्गदर्शन देता है और आपको उस रास्ते पर ले जाता है। निफ्टी 50 हो गया, उसके अलावा मिड कैप फंड्स हो गए हाँ या जी। मिड कैप शेयर्स हो गए आजकल। क्योंकि देखिए जो बड़ा है उसको और बड़ा होने में बहुत टाइम लगने वाला है आपको, जी हाँ जी। लेकिन जो छोटा है उसको बड़ा होने में अब समय कम लगेगा। क्योंकि भारत की जो आर्थिक संरचना इस प्रकार हो रही है और मेक इन इंडिया के जो प्लान्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, स्टार्टअप्स हैं जिसमें स्टार्टअप्स हो रहे हैं। और दूसरा ये कि सारा गवर्नमेंट का या सरकार का या लोगों का बिल्कुल जोर सही इस बात है। पर है कि आप अपने देश में बनाया हुआ सामान लें और उसे विदेशों में एक्सपोर्ट करें। जी जी। अच्छा, तो कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे जी। पूछ रहा हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक 100% किया जाए? क्योंकि निफ्टी में या जो लिस्टेड कंपनी है वो उनमें क्या भरोसेमंद रहता है निवेश करना? 100% रहता है। और आजकल ट्रैक रिकॉर्ड तो किसी भी कंपनी का आप जाएं, गूगल पे जाइए, एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, बीएससी की वेबसाइट पे जाइए, उनके सारे फाइनेंशियल डाटा उस पर उपलब्ध होते हैं कि उनका कितना फंड उनके पास अवेलेबल है, कितने उनके ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, कितना उनका डेप्ट चल रहा है और भविष्य की योजनाएं क्या हैं, ये सारा अवेलेबल होता है। आप चाहें तो ये डाटा खुद मेहनत करके निकाल लीजिए या एक अच्छा कंसल्टेंट आपको इसमें मदद करता है। और ये तो पूरे ऑडिटेड होते हैं ये डाटा। सारे ऑडिटेड होते हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं होती। जोखिम और टॉप 50 में तो आप आंख बीच के आप पैसा लगाइए। जी। ये वो जहाज है, अगर ये डूबा तो देश डूब जाएगा। बिल्कुल ये सही। 50 जो मतलब कंपनी है। कंपनी आप वही देखें जो टॉप 50 में है ना, निफ्टी में है, जी। उस पे आप कर सकते हैं। जिस तरह से वो कर नवरत्न सकते हैं कंपनियां या होती फिर हैं। उन जी हाँ, 50 जी। कंपनियां भी ये 100% काम खुद नहीं करती कंपनी, तो इन कंपनियों को सपोर्ट करती हैं, उनकी जो सब्सिडरीज होती हैं, आप उनमें भी निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है।
एक सोच है कि जैसे मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो रहते हैं जी वो एक एज ऐसी आती है बुट्टन साहब कि आदमी शारीरिक रूप से, मैं सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ, उतनी मेहनत नहीं करते जितनी जवानी के दौर में उन्होंने की है। अब उनके पास पैसा है तो किस तरह से वो पैसे को काम पर लगाएं, देखिए स्मार्ट वर्क ही इम्पोर्टेंट है आजकल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में यही कंसेप्ट है। यस, म्यूचुअल फंड्स बनाए स्मार्ट ट्रांजैक्शन के लिए गए हैं। आपकी उम्र का इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आप हमेशा जमा रहते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट में, जैसे जैन साहब ने बताया कि आप हमेशा दृष्टि रखिए उसके ऊपर, और जो स्विच कहाँ करना है, कब करना है, किसको लेके जाना है, ये एक शतरंज की खेल की तरह है। जिस तरह आप शतरंज की खेल करने में कभी थकते नहीं, कभी बुरा महसूस नहीं करते, उसी प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट को भी शतरंज की चाल समझिए और उसकी चालों की तरह ही इन्वेस्टमेंट की गोटियों को बिठाइए। डेफिनेटली आप आनंदित महसूस करेंगे और आप भूल जाएंगे कि आपकी उम्र क्या है। उसमें कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा जी। सर। अगर आप वृद्ध हो गए हैं और आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते हैं तो आपको पेंशन प्लान पे जाना चाहिए। बिल्कुल। सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम्स हैं उसमें जाना चाहिए। एनपीएस गवर्नमेंट ने चालू किया है, हाँ। उसमें जाना चाहिए। पीपीएफ अगर आपने कर रखा है तो 15 साल का पीरियड होता है और उसको 5-5 साल के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप उनमें से निवेश करके एक फिक्स्ड इनकम, रेगुलर बल्कि इनकम ले सकते पेंशन हैं। स्कीम तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग के साथ ही उसको ले लेना चाहिए जब वो रोजगार में आता है, क्योंकि आजकल पेंशन का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगभग खत्म होते जा रहे हैं। तो एक स्ववित्तीय योजनाएं हो गई हैं आजकल। हाँ, काफी कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग, सारे जो नए कंसर्न है वो डे वन से ही सेल्फ फाइनेंसिंग में आपका कंट्रीब्यूशन लेती हैं और रिटायरमेंट होने के बाद आपको पेंशन मिलती है। ईपीएफ वगैरह Yes. काफी कुछ इस तरह उसके की साथ में yes, सर्विस आप है। ये जो पीपीएफ बोल रहे हैं, पीपीएफ में डाल लें हाँ। 15 ईयर्स तक, आई होप उसमें, और बिल्कुल उसकी कर सकते हैं। उसका लिमिट भी 5-5 साल, उसका सरकार ने 5-5 साल और बढ़ा दी। सकते हैं उसको। बढ़ा सकते बढ़ा हैं। जी, सकते बढ़ा हैं। सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा पर है। जी। यूलिप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूलिप में भी ऐसा ही होता है, उसमें आपको 2 फायदे होते हैं। आपका पैसा भी बढ़ता है और आपको एक इंश्योरेंस भी मिलता है, लाइफ कवर भी मिलता है। हाँ, यूलिप काफी कुछ अच्छे आपको ऑप्शन देता है। तो यूलिप के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं दर्शकों को। किसी यूलिप का मतलब यही होता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ पार्ट आपके इंश्योरेंस के ऊपर जाता है और अच्छा। बाकी का कुछ पार्ट इक्विटी मार्केट पे जाता है, इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो उसकी वजह से अगर मान लिया आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपने कवर लिया है, यूलिप का कोई प्लान ले लिया है, तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अगर आप उसमें बचत करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता आज की जी, तारीख जी, में। आप फिक्स्ड इनकम 5,000, 10,000, 15,000 रुपये आप उसमें डालती जाइए और ये 10 साल, 20 साल का ग्रोथ का प्लान बना लीजिए। आजकल तो ऐसे प्लान है कि 30 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, 25 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए, आने वाले 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक की उम्र तक के प्लान्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जी जी, तो आप यूलिप के माध्यम से जरूर इन्वेस्टमेंट करें। कर सकते हैं। अच्छा, ब्लू चिप कंपनी जो होती हैं, तो ब्लू चिप किस तरह से आपकी सुरक्षा के लिए आश्वस्त करती हैं निवेशक को? देखिए, ब्लू चिप कहा ही इसलिए जाता है कि वो सुरक्षित होती हैं और उनमें किया गया हर निवेश वो आपको बढ़ोतरी भी देता है और आपका जो पैसा है वो सेफ रहने वाला है, इसकी गारंटी देता है। इन निवेश का सबसे जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या निवेश करते हैं वो पैसा आपका सुरक्षित रहना चाहिए। बढ़ोतरी तो बात की बात है, जैसा सर 2-3 बार बोल चुके हैं कि नो पेन नो गेन। हाँ और लेकिन उसमें वो एक और पेन भी ऐसा भी ना हो जाए, वो जी, पेन जी। ऐसा भी ना हो जाए कि जो आपने निवेश किया है वही हाथ में से चला जाए। बर्दाश्त के बाहर बर्दाश्त नहीं के होना बाहर हो जाए। चाहिए। जी। उसमें एक बात और भी जोड़ लीजिए कि हम लोग हमेशा ये सिखाते हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। हाँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम ये लोगों को सबक दें कि नुकसान बर्दाश्त कैसे किया जाए। कैसे किया? नुकसान और से निवेश के संबंध में भी ऐसा ही है कि निवेश से आप हमेशा ये आशा तो करते हैं कि मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कहीं आप वहाँ कम प्रॉफिट कमाते हैं या थोड़ा नुकसान होता है तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपने उसको मल्टी फेसेस में डाल रखा है। बिल्कुल एक का सही। नुकसान दूसरे से पूरा होगा, दूसरे का नुकसान तीसरे से पूरा आप उस होगा। सूत्र को पकड़ लें कि पकड़ सुख करके- दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया हाँ, जय, क्या बात है। तो आपके दुख में होगा ही नहीं उसमें, है ना। जी। कई कुछ ऐसे हमारे जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो पारिवारिक संस्कार हैं और जो हमारे धार्मिक जो एक संदेश जो रहे हैं, वो काफी कुछ जीना सिखाते हैं। जी। तो किस तरह से वो उसका असर समाज पर देखने को मिलता है पुट्टन जी? देखिए, हम अगर अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे तो प्रगति अपने आप रुक जाने वाली है। हाँ, ये लोगों को बहुत गलत फहमी है कि ज़माना बदल रहा है तो हम बड़ी तेज गति से जाकर किसी दूसरे संस्कारिक जीवन में जाने वाले हैं। आपके प्राचीन संस्कार ही आपको आगे उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। तो जो उस जमाने से याद करिए जब लोग जमीन में धन गाड़ के रखते थे, वो केवल जमा करना सिखाते थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास इसको बढ़ाने का ज्ञान नहीं था। क्योंकि अब इस
को ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, लेकिन गड़ा हुआ पैसा एक बात का संकेत तो देता है कि पैसा जमा करना ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो निवेश भी कहाँ से करेंगे। बिल्कुल सही। तो जो पुराना हमारी जो संस्कृति की आचार संहिता है वो तो यही बताती है आपको कि पैसा होना जरूरी है, उसको जमा करना सीखिए, तभी आप विनियोग भी कर पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे याद है कि हम बचपन में जब छोटे थे तो हमको घरों में गुल्लक गुल्लक दी ही मिलती जाती थी, थी, हाँ। गुल्लक दी जाती थी, और उससे बाद में इसीलिए फोड़ के बहुत सारे पैसे निकलते हैं। वो एक बचत की मानसिकता विकसित होती है वहाँ से। अरविंद जैन साहब, इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं, कोई इक्विटी में करता है, कोई बॉन्ड्स में करता है, और रियल एस्टेट में भी कई लोग शौक रखते हैं। और रियल एस्टेट का मार्केट भी अब लाइन पे आता जा रहा है और अब काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गया। बीच में एक दौर आया था जी। जब वहाँ ठंडक देखी गई थी। और पोस्ट ऑफिस भी एक जरिया है, गांव में जो है काफ़ी पोस्ट ऑफिस बहुत मददगार होता है उनका। जी। तो किस तरह से इनकी पहले तो योजनाएं हैं? मैं आपको निवेश के जो आज इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे बताना चाहूँगा। तो म्यूचुअल फंड एक उसमें से हो गया, एक पीपीएफ कॉलर से हम बात कर लेते हैं अरविंद जी। श्योर। संजय जी भोपाल से हैं। जी। हेलो हाँ नमस्ते सर जी। जी, नमस्ते। भैया आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख एंड अबोव है तो ये एलटीसीजी का क्या रोल है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा। LTCG एनटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हाँ यस यस 15%। वो अगर आप और शॉर्ट टर्म दोनों भी एक्सप्लेन कीजिए। हाँ हाँ, जी, जी। शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म, दोनों ऑप्शन। दोनों के ऑप्शंस होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी मार्केट में तो आप उसको 15% का आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। और अगर शॉर्ट टर्म है तो उसमें आजकल वो निर्भर करता है कि आपने इक्विटी मार्केट में लगाया है या फ्यूचर ऑप्शन में लगाया है। अगर इक्विटी मार्केट में लगाया है तो उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स किया गया है कि वो परसेंटेज, वो इनकम टैक्स के वकील ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको, लेकिन इसका पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया गया है कि उतना आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने उसको फ्यूचर ऑप्शन के माध्यम से किया तो आपकी जो भी साल भर की दूसरी अन्य आय है उसके साथ उसको क्लब कर दिया जाएगा और उस पर टैक्स का स्लैब जो बनता वो बढ़ है जाएगा। उस तरीके से टैक्स दिया जाएगा। बिल्कुल। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद संजय जी। वैसे भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से वो लागू होती हैं वहाँ, कि आपने मान लो कोई म्यूचुअल फंड में या कहीं भी किया और बहुत जल्दी उसको निकाल रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। वो कंडीशन कंपनी की अलग अलग होती है, या एक लंबे समय के बाद आप दे रहे हैं तो उसके प्रॉफिट पर जो एक टैक्स लेती है गवर्नमेंट। कई लोग इक्विटी में स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि एक अपना एक लक्ष्मण रेखा बना लें कि इससे आगे हमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, लॉस भी नहीं चाहिए। जी। तो वो एक सुरक्षा का बहुत मजबूत उपाय होता है। जी। जी। अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो एक म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल एक फंड। पीपीएफ हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, हाँ। बॉन्ड्स या गिल्ड आपने बोला गिल्ड। था, गिल्ड बॉन्ड्स वो हो गया। यूलिप मैंने आपको एक फंड बताया है। रियल्टी स्टॉक्स, आजकल रियल्टी में ऐसा कह सकते हैं जमीन आप खरीदने जाते हैं तो आजकल हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं कि वो जमीन खरीद सके। हाँ। तो उसके लिए RTIS के नाम से, अच्छा। REITS के नाम से कुछ फंड्स बने हैं। आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं, उसके माध्यम से जमीन ले सकते हैं। लेकिन अभी वो कुछ लिमिटेड शहरों में ही उसका निवेश है, जी। इसलिए वो सबके लिए कॉमनली उपलब्ध नहीं है वो। हाँ। फिर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान्स हैं, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। NPS में आप लगा सकते हैं, इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में आप पैसा डाल सकते जी। हैं। सेविंग बैंक में आप अकाउंट खोलकर पैसा डाल सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस में आप पैसा डाल सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, इन्वेस्टमेंट के दो नए तरीके, पुराने प्राचीन तरीके कह लीजिए, मैं नए तो नहीं बिल्कुल, बोलूँगा, बिल्कुल। जिसमें कि आप पेंटिंग्स खरीदते थे, एंटिक्स खरीदते थे, वो भी आपका एक निवेश का तरीका होता था जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है बाद में। जी। और NPS पे हम बात कर ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत सारे टूल्स ये हैं, 12-13 आप इस तरह के कर टूल्स हो सकते गए हैं, हैं। अपनी जी। परिस्थिति के अनुसार ले सकते हैं। जी। बुट्टन साहब, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, चलते चलते आप क्या संक्षेप में सलाह देना चाहेंगे? मेरी एक ही सलाह है निवेश के बारे में कि निवेश को जीवन का अनिवार्य अंग बनाइए। बहुत सही। निवेश है तो कल जीवन है, जैसे आप बोलते हैं जल है तो कल है। बिल्कुल। ये जल भी तब खरीद पाएंगे आप, क्योंकि आप जल भी खरीदना पड़ता है जब आपके पास पैसा होगा। तो आप निवेश को अपनी आदत नहीं, अपना संस्कार बनाइए। बिल्कुल सही। आप दोनों विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में पधारे, अरविंद जैन साहब आपका और डॉक्टर बुट्टन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।